हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जो कोई परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय राजनीति जो रही है उसमें आज़ादी के बाद की जो भी भारतीय राजनीति रही है उसमें एक धुरी की तरह जो काम किया है वो काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। चाहे वो पक्ष में रहे हों, चाहे वो सरकार में रहे हों, चाहे वो विपक्ष में रहे हों, तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा देश हित और जनहित के लिए लड़ने वाले राजनेताओं में से रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हुआ था। इनके माता और पिता जो थे, तो इनकी माता का नाम कृष्णा देवी और इनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी शुरुआती जो शिक्षा थी, जो इनकी शुरू की स्कूलिंग थी, वो सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालियर से की। 1934 में 1934 में इनको एंग्लो वर्नेकुलर मिडिल स्कूल जो है बड़नगर जो है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इनके पिता ने एज ए हेडमास्टर ज्वाइन किया और वहीं पे इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने ग्वालियर का जो विक्टोरिया कॉलेज है, जिसे अब महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सलेंस के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इन्होंने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में बीए किया। आफ्टर डेट इन्होंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन था उसमें एमए किया इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, और वो इन्होंने किया डीएवी कॉलेज कानपुर से। अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी कम उम्र में राजनीति में आ गए थे। उनका जो झुकाव था वो शुरू से ही समाज सेवा की तरफ, जन सेवा की तरफ रहा। और सबसे पहले इन्होंने जो ग्वालियर में आर्य कुमार सभा, जो कि आर्य समाज मूवमेंट था, आर्य समाज आंदोलन था, उसकी जो यूथ विंग थी, उसमें इन्होंने सबसे पहले अपने आप को उसमें इनरोल किया। और उसके बाद 1944 में ये उसके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। देन 1939 में इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था एज अ स्वयं सेवक, एक वॉलेंटियर के रूप में। और उसके बाद ये 1947 में आरएसएस में प्रचारक बने, क्योंकि अगर आरएसएस की टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो कहा जाता है प्रचारक को, जो एक फुल टाइम वर्कर होता है, जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड होकर काम करता है। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी लॉ की, इन्होंने लॉ भी बाद में पढ़ने की कोशिश की, बट क्योंकि उस टाइम पे जो पार्टीशन, विभाजन के टाइम जो दंगे हुए थे, उस कारण इन्होंने अपनी जो लॉ की पढ़ाई थी उसे छोड़ दिया। उसके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया एक विस्तारक के रूप में, और वहाँ पर इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जो थे, उनके न्यूज़पेपर जो थे राष्ट्र, धर्म और कई डेली मैगजीन्स थी और कई ऐसे डेलीज थे, दैनिक पत्रिका थी जो वहाँ पर उस समय में प्रकाशित होती थी। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कई अलग अलग आप कह सकते हैं कई अलग अलग अखबारों के लिए, कई अलग अलग पत्रिकाओं के लिए इन्होंने लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे लेखक भी थे, एक महान कवि भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो 1942 में 1942 में 16 ईयर्स की एज में जब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक एक्टिव मेंबर बन गए थे आरएसएस के। आरएसएस ने डिसाइड किया था कि वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे। अगस्त 1942 में जो वाजपेयी थे और इनके बड़े भाई थे प्रेम, इन्हें 24 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। फॉर 24 डेज दे वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी और उनके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने एक रिटर्न स्टेटमेंट दिया था कि वो जो क्राउड था, जो भीड़ थी, उसका कोई हिस्सा नहीं थे और उन्होंने किसी भी तरीके का जो अनैतिक गैरकानूनी गतिविधि हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था। तो थ्रू आउट हिज लाइफ इंक्लूडिंग आफ्टर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, वाजपेयी हैज लेबल्ड द एलिगेशन ऑफ फॉल्स र्यूमर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार इसका खंडन किया था कि इस तरीके से ऐसे उन्होंने कोई भी चीज़ साइन करके या कोई भी चीज़ उस समय पर अंग्रेजों को लिखित में नहीं दी थी। वो पूरी तरीके से आज़ादी के आंदोलन में उस समय उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था, एंड इस प्रकार का कोई भी जो इंसिडेंट था वो उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो राजनीतिक करियर था, जो उनकी राजनीतिक पारी थी, वो 1951 में शुरू हुई, जब वाजपेयी ने दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो उन्होंने एक नया नया भारतीय जनसंघ बनाया था, एक हिंदू राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी जो कि आरएसएस से एसोसिएटेड थी, तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। वो बहुत जल्दी जो पार्टी के लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके फॉलोवर बन गए, उनके एक तरीके से खास बन गए, उनके साथी बन गए। 1957 में 1957 में वाजपेयी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस समय पे जब वाजपेयी जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा
तो मथुरा से तो वो हार गए थे, बट बलरामपुर से वो जीत गए। और पहली बार जो हमारी लोअर हाउस होता है लोकसभा, उसमें वाजपेयी जी एक सांसद की तरह पहुँचे। जब लोकसभा में वाजपेयी जी पहुँचे तो उस समय प्रधानमंत्री नेहरू उनकी जो वाक्पटुता थी, उनकी जो भाषण देने की क्षमता थी, शैली थी, उससे बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने ऐसा कहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले किसी एक समय पर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जरूर कार्य करेंगे। और नेहरू जी की ये बात सच भी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार नहीं, तीन तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा ये कहते थे, उनके भाषणों में भी उन्होंने कहा है कि जब जब भी उन्होंने राजनीति की तो उन्होंने कभी तोड़ने की राजनीति नहीं की, उन्होंने हमेशा जोड़ने की राजनीति की। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा ये भी कहा करते थे कि नेहरू जी और उनके बीच कभी भी, चाहे सदन में जितने मतभेद रहे हों, क्योंकि एक पक्ष और एक विपक्ष की तरह उन लोगों के बीच रहे हो, कई विवाद हुए हों, कई बहस हुई हो, बट उनके बीच कभी मनभेद नहीं रहे। और यही अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा चाहते थे और कहते थे कि वे एक ऐसी राजनीति चाहते हैं जिसमें जो सत्ता में हो और जो विपक्ष में हो, अगर वो समता के भाव से काम करे तो देश की जो तरक्की है वो ज़्यादा परिपूर्ण रूप से हो सकती है। जनसंघ में वाजपेयी जी का क्या उत्तरदायित्व रहे, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई। वाजपेयी वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विद सेवरल अदर अपोजिशन लीडर्स ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1975। तो 1975 में जब उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तब वाजपेयी और कई दूसरे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। तो उस समय अटल जी की सेहत के कारण उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, जेल से हटाकर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस समय पे जो जेल भरो आंदोलन हुआ था इमरजेंसी के समय, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी एंडेड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी 1977, और 1977 में जब ये आपातकाल खत्म हुआ, जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय पर भारतीय जनसंघ और दूसरी जो पार्टी थी उन्होंने मिलकर एक कोलाइशन बनाया। उन्होंने मिलकर एक जनता पार्टी नाम से एक कोलाइशन पार्टी खड़ी की, और 1977 के जनरल इलेक्शन में उन लोगों को जीत मिली। मोरारजी देसाई जो कि गठबंधन के नेता चुने गए, वो प्राइम मिनिस्टर बने। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर जो थे, विदेश मंत्री के रूप में उन्हें जगह दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में एज ए फॉरेन मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पहुंचे, और उन्होंने उस समय पर अपनी जो स्पीच थी वो वहाँ पर हिंदी में दी। और ये काफ़ी बड़ा बदलाव था, क्योंकि हमारे देश का कोई नेता यूएन जैसे एक बड़े मंच पर जाकर वहाँ के लोगों के बीच हमारी मातृभाषा में, हमारी राष्ट्रभाषा में अगर कोई भाषण देता है, तो ये पहली बार था कि किसी नेता ने इतने बड़े मंच पर ऐसा किया हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से ही वो नेता रहे जिन्होंने की परिपाटी, जिन्होंने की जो कहते किवंदितियाँ, जिन्होंने कि जो बड़े बड़े से चलन चले आ रहे थे उन्हें तोड़ने का जो काम था वो भी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 1979 में देसाई और वाजपेयी ने, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने रिज़ाइन कर दिया, और जो जनता पार्टी थी वो टूट गई। उसके बाद 1980 में यही जनसंघ के जो मेंबर थे, साथी थे, इन लोग सब साथ में आए और इन सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया 1980 में। और वाजपेयी जी उसके पहले प्रेसिडेंट बने बीजेपी के। 1980 में बीजेपी के बनने के बाद कैसे बीजेपी का उदय हुआ, कैसे वाजपेयी जी एक बड़े नेता के रूप में उभरे। जब 1977 में जो वाजपेयी जी थे और 1980 के जो इलेक्शन हुए थे, दोनों चुनावों में वाजपेयी जी नई दिल्ली से जीते। उसके बाद वाजपेयी जी ने जो इलेक्शन के लिए अपना जो गढ़ था, उन्होंने अपने होम टाउन ग्वालियर की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो पहले तो ऐसा था कि जब 1980 में इलेक्शन होने वाले थे तो इस तरीके की कोई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कोई और खड़ा होने वाला है, बट एट द एंड टाइम माधवराव सिंधिया को कांग्रेस ने अपना वहाँ पर उम्मीदवार बना दिया। वाजपेयी जी सिंधिया जी से वहाँ हार गए, उन्हें सिर्फ 29% वोट मिले थे उस समय पर। अब वाजपेयी जी के अंडर में जब बीजेपी काम करने लगी तो बीजेपी की जो एक छवि थी, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, एक हिंदुत्ववादी पार्टी की जो छवि थी वो शुरू से बीजेपी की रही है, और आज भी वही छवि लेके बीजेपी आगे बढ़ रही है। जो ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था कि इस समय पे बीजेपी ने जब कोशिश की कि भाई जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जब बीजेपी इस तरीके से आई, तो बीजेपी ने अपना एक
जो बनाया था एजेंडा वो था कि वो अपने आप को एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में प्रेजेंट करेंगे। बट ये जो हिंदुत्व की तरफ जाने वाला एक उनका आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था, उससे उन्हें इतनी सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि जब 1984 में इंदिरा गांधी का असेसिनेशन हुआ तो जो सिंपैथी थी, जो लोगों की सद्भावना थी, जो लोगों का एक तरीके से उस समय पर आप कह सकते हैं कि एक मार्मिकता जो उस किस्से के कारण, मतलब इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण जो एक लोगों के अंदर भावना थी, उसका जो फ़ायदा था वो कांग्रेस को काफ़ी मिला और कांग्रेस को उस समय पर एक मैसिव विक्ट्री मिली। आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत उस समय पर कांग्रेस को मिला था और बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई 1984 के इलेक्शन में। फिर उसके बाद जब ये 1984 का इलेक्शन हुआ, अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों का जो एक पेयर था, इसका उदय हुआ। वाजपेयी जी ने चुनाव हारने के बाद एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये प्रेजेंट किया कि भैया मैं जो है बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अपना इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। बट उस पोस्ट पर वो 1986 तक रहे, उन्हें रोका गया। देन 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया गया और लाल कृष्ण आडवाणी के प्रेसिडेंट बनते ही जो बीजेपी थी वो वापस से उनकी जो एक हार्ड लाइन हिंदू नेशनलिज्म, जो एक ऐसा बोला जाता है कट्टर हिंदू समर्थित सरकार, जो उनके जो एक हिंदू समर्थित सरकार देने की जो उनकी एक बात थी, जो उनकी एक छवि थी, उन्होंने उसे ही अपना एक बिल्कुल प्रोपोगेंडा बनाया, एक एजेंडा बनाया और बीजेपी वापस से उसी पॉलिसी के ऊपर काम करने लगी। बशर्ते वो फेल हो गए थे, क्योंकि उस समय पर 1984 में जब उन्होंने अपना एजेंडा चुना था, तब इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण जो सिंपत्ति मिली थी, उस कारण कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। बट कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चीज़ समझ आ गई थी कि अगर उन्होंने देश की राजनीति में कांग्रेस को हटाकर अगर उन्होंने अपने आप को स्थापित करना है, तो उन लोगों को जो एक लोगों के मन में एक इस तरीके की वो टीस टाइप से हो गई थी कि सारी सरकारें जो हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही है, या तो वो आप कह सकते हैं पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है, या फिर वो उन लोगों के लिए काम कर रही है जो माइनॉरिटी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर उस समय पे एक दुर्भावना ये भी थी, जैसे आज कहा जाता है, आज के समय में कहा जाता है कि जो मुस्लिम लोग हैं उन लोगों का तुष्टीकरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस समय पर और आज भी कई जगह पर हिंदुओं को भी ये महसूस होता है और उस समय पर भी ये हिंदुओं के अंदर काफ़ी एक भावना थी कि उन लोगों के साथ भी तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। तो उसी को बीजेपी ने मनाया कि बीजेपी ने एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया। और उसके बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के प्रेसिडेंट बने तो एक पॉलिटिकल वॉइस उस टाइम पर बिल्कुल एक तरीके से एक राजनीतिक स्वर उठा एक मत में कि जो राम जन्मभूमि मंदिर मूवमेंट था उसे चालू किया गया। और इसका एक मकसद था राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का कि जो हिंदू भगवान है राम, उनका अयोध्या में मंदिर बनाया जाए। द टेम्पल वुड बी बिल्ट एट अ साइट बिलीव्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ राम। और ये माना जाता है कि उस जगह पर जहाँ पर राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर एक 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद जो बनी थी, जिसे बाबर ने बनाया था, जो वहाँ पर थी, उसे डिमोलिश करके, उसे हटाकर उसी जगह पर भगवान राम का मंदिर बनाया जाए। और इस तरीके से उसके बाद जब ये सब बीजेपी ने बिल्कुल अपना एक कट्टर हिंदुत्ववादी छवि अपनी प्रेजेंट की, जब बीजेपी ने राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का शुरुआत की, तब जो बीजेपी की एक मतलब ग्रोथ थी वो इतनी ज़्यादा तेज हुई कि जन जन के बीच बीजेपी की ये जो आंदोलन को लेके उनकी जो रणनीति थी और जो लोगों का एक बड़ा सा आप कह सकते हैं कि बड़ा ग्रुप, कई लोग उनसे जुड़ने लगे। बीजेपी एक बहुत बड़े संघ के रूप में स्थापित होने लगा। बीजेपी एक इतनी बड़ी पार्टी बनने लगी जिसमें लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं ये पार्टी हमारे देश में वो बदलाव ला सकती है जो इतने सालों में कांग्रेस की सरकार न ला सकी। और ये स्ट्रेटेजी ने, जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी बिल्कुल हिंदुत्ववादी जो उनकी छवि थी, उसने उनको बहुत फ़ायदा किया। और 1989 जनरल इलेक्शन में बीजेपी को 86 सीट्स मिली और उन्होंने उनके सपोर्ट की मदद से उस समय पर वीपी सिंह की सरकार बनी। ठीक है, दिसंबर 1992 में वो हुआ जो आज तक के हमारे देश की आज़ादी के बाद के इतिहास की बहुत बड़ी घटनाओं में है। बीजेपी के कई मेंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के कई हमारे हिंदुत्ववादी नेता बाबरी मस्जिद पर पहुंचे और उन्होंने उस दिन बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। उस समय पर काफ़ी कोशिश की गई, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, उनके रथ रोके गए,
उन्हें जेल में बंद किया गया, पर कर सेवक जो थे वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पर पहुँच गए और उन लोगों ने उस दिन बाबरी मस्जिद को ढहा दिया, जो कि कई सालों तक उसके ऊपर मुकदमा चलता रहा, कई सालों तक उसके ऊपर जिरा होती रही। बट उस दिन उन कर सेवकों को, उन आरएसएस के नेताओं को, उन वीएचपी के नेताओं को जो भी वहाँ पर पहुँचे थे, जो कि ये मानते थे कि राम भगवान का जिस जगह जन्म हुआ था और वो उस जगह पर कैद हैं एक मस्जिद के नीचे, तो उस मस्जिद को गिराकर उन लोगों ने उन्हें आज़ाद कराया। इस प्रकार से दिसंबर 1992 में वहाँ पर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जो पार्लियामेंट्री कैरियर रहा वो कैसा रहा? वाजपेयी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के रूप में कई उनके डिफरेंट वेरियस टर्म्स रहे। वो बलरामपुर से सबसे पहले यूपी में जो है 1957 से 1962 तक वहाँ इलेक्ट होके गए थे। आफ्टर डेट बलरामपुर से ही वो 1967 से 1971 तक फिर चुने गए। देन 1971 से 1977 तक वो ग्वालियर से चुने गए। 1977 से 1984 तक न्यू दिल्ली से चुने गए और उसके बाद उन्होंने अपना जो गढ़ था वो लखनऊ को बनाया और 1991 से 2009 तक जब तक वाजपेयी जी राजनीति में रहे तो वो पूरी तरीके से लखनऊ से ही हर बार चुनाव लड़े। दिसंबर 2005 में जब 2004 के जनरल असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को हार मिली थी तो वाजपेयी जी ने अनाउंस किया था कि उनका एक्टिव पॉलिटिक्स से ये रिटायरमेंट है और वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में वाजपेयी जी ने अनाउंस किया था उस दिन जब वहाँ पे वो रैली हुई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जो हैं वो बीजेपी के राम लक्ष्मण होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों को माना जाता था कि दोनों बीजेपी के, कह सकते थे आप, दो धुर थे, वो दो धुरी थे जिसके आसपास पूरी बीजेपी की पार्टी घूमती थी, जैसे आज अमित शाह और मोदी जी हैं। तो उसी तरीके से उस समय पर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी वो दो धुरी माने जाते थे जिनके आसपास पूरी बीजेपी की राजनीति चला करती थी। एज प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में वो काफ़ी संतोषजनक रहा। जब जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला तब तब उन्होंने हमेशा जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए काम किया। तो 1996 जनरल इलेक्शन में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी पार्लियामेंट में और अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बट बीजेपी जो थी वो जो मेजोरिटी थी, जो बहुमत थी, उसे साबित नहीं कर पाई और 16 दिन बाद वाजपेयी जी को रिज़ाइन करना पड़ा था। जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी तो उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट जो थी उन्होंने गवर्नमेंट बनाने की कोशिश भी की 1996 और 1998 से के बीच में। बट चूंकि बीजेपी उस समय पर सबसे बड़ी पार्टी थी तो वो लोग भी सरकार चला नहीं सके, क्योंकि गठबंधन की सरकारों में हमेशा ये रहता है कि आपको सबको साथ लेके चलना रहता है, जो सबसे मुश्किल काम रहता है। तो लोकसभा को डिसॉल्व किया गया, लोकसभा को भंग किया गया और नए इलेक्शन हुए। 1998 के जनरल इलेक्शन में फिर से बीजेपी सभी पार्टियों से आगे रही। कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और तब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया और वाजपेयी जी फिर से एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ली। शिवसेना जो थी, जब बाल ठाकरे उस समय पर, जिनका बाल ठाकरे का जो एक था पॉपुलैरिटी वो चरम पर थी, तो शिवसेना का उस टाइम पे जो बीजेपी की हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको वो पूरी तरीकों से सपोर्ट करते थे, जबकि दूसरी पार्टियां जो थी वो इतना खुलकर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर था कि उनका जो वोट बैंक है वो कहीं खतरे में ना आ जाए। तो वाजपेयी जी हैज़ बीन क्रेडिटेड फॉर मैनेजिंग दिस कोलाइशन सक्सेसफुली। वाजपेयी जी को काफ़ी क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ये जो गठबंधन की सरकार थी उसे काफ़ी सक्सेसफुली चलाया, जबकि उनके ऊपर कई आइडियोलॉजिकल प्रेशर थे। जो उनकी पार्टी थी उसकी जो हार्डलाइन विंग थी, जो कट्टर हिंदुत्ववादी सोच रखते थे, आरएसएस की तरफ से भी काफ़ी उनके ऊपर प्रभाव, मतलब दबाव भी रहता था, प्रभाव भी रहता था। बट वाजपेयी जी ने वो जो गठबंधन सरकार थी उसे काफ़ी अच्छे से चलाया। वाजपेयी जी की सरकार जब इस बार बनी तो वो 13 महीने तक चली। जब AIADMK जो थी, जो कि जयललिता उस समय पर उनकी प्रमुख थी, उन्होंने अपना जो सपोर्ट था वो उन्होंने सरकार से वापस ले लिया और फिर से जो सरकार थी वो 17 अप्रैल 1999 को जो मतलब विश्वास मत साबित करने के लिए जब वो संसद में आए तो मात्र एक सिंगल वोट से उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। एज द अपोजिशन वॉज अनेबल टू कम अप विद द नंबर टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट, फिर से जो अपोजिशन था उनके पास वो नंबर नहीं थे कि वो गवर्नमेंट बना सकें। फिर से लोकसभा को डिसॉल्व किया गया, फिर से नए इलेक्शन हुए और इसी बीच में ये सब जो
हो रही थी घटना, इसके बीच में 1998 में इंडिया ने अपने 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो किए वो राजस्थान के पोखरण डेजर्ट में किए। और इससे पहले जो भारत ने किया था, इससे पहले जब भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, और ये 1974 में हुआ था जब इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारत को एक परमाणु संपन्न देश के रूप में स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए वो काफ़ी आज तक सराहे जाते सभी के द्वारा। और उस समय इतना इंटरनेशनल प्रेशर, इतना इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, सब कुछ झेला गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, कई चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा। अमेरिका ने हम पर कई सैंक्शंस लगाए, चाइना का हमारे ऊपर बहुत दबाव था। जैसे ही हमने टेस्ट किया वैसे ही पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं दूसरे देशों के अंदर ये भी भय बैठ गया, जो बड़े बड़े देश थे, जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, उन लोगों को ये डर सताने लगा कि हम जो से दो देश थे, जो दो देश जो कि आज़ादी के बाद से युद्धों में ही उलझे रहे थे, वो देश भी परमाणु संपन्न बन गए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आंखों में ये चीज़ ज़्यादा खटक रही थी कि भारत एक न्यूक्लियर एफिशिएंट स्टेट बन चुका है। तो कई सैंक्शंस लगाए गए, बट उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो इन सब दबावों के आगे बिल्कुल नहीं झुके। और फाइनली यूएस जो थे उन्होंने हम पर जो सैंक्शंस लगाए थे, पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाए थे, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद वो सब 6 महीने के बाद हटा लिए गए। वाजपेयी जी को हमेशा श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सभी को जोड़ के रखने की कोशिश की। तो जैसे ही वाजपेयी जी जब सरकार में वापस 99 के इलेक्शंस में वो जीत कर आए, तो उन्होंने जो दिल्ली लाहौर बस सर्विस थी फरवरी 1999 में उन्होंने उसे इनोग्रेट किया। और उन्होंने एक ये प्रोसेस जो थी कि जैसे शांति वार्ता का नाम दिया गया था कि, और ये कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ जो भी कन्फ्लिक्ट हैं, जो कश्मीर डिस्प्यूट है, कश्मीर विवाद है, उसे पूरी तरीके से सुलझा लिया जाए। और इसी कड़ी में एक लाहौर डिक्लेरेशन जो था, लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया ताकि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनके बीच में म्यूचुअल फ्रेंडशिप हो, और साउथ एशिया की जो कंट्री है उसे डीन्यूक्लियराइज किया जा सके, मतलब परमाणु रहित किया जा सके, ट्रेड रिलेशंस, म्यूचुअल फ्रेंडशिप को बढ़ाया जा सके। और इस वजह से जो 1998 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसकी जो एक टेंशन थी जो उसके कारण क्रिएट हुई थी वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम हुई। और जो दूसरे दो नेशंस थे हमारे इंडिया और पाकिस्तान, हमारे बीच भी जो थोड़ी बहुत तलखी थी उस समय पर कुछ समय के लिए वो कम हुई थी। बट जब ये सब कुछ चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की जा रही थी तभी मई 1999 में कुछ कश्मीरी जो वहाँ पे चरवाहे थे उन्होंने ये देखा कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स जो अनयूनिफॉर्म थे, कुछ मिलिटेंट्स थे, वो लोग उन्होंने कश्मीर वैली में, कश्मीर की घाटी में उन्हें जब घूमता हुआ पाया। और उन्होंने ये भी पाया कि कई ऐसी हमारी अनमेन्ड बॉर्डर पोस्ट थी, कई हमारे बॉर्डर के हिल टॉप्स थे जहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। जब ये खबर पहुंची आगे तक तब इंडियन आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया ऑपरेशन विजय के साथ, जो कि 26 मई 1999 को लॉन्च किया गया। 500 से ज़्यादा हमारे भारत के सिपाही मारे गए इस 3 महीने लंबे कारगिल वॉर में। और ऐसा एस्टिमेट है कि 600 से 4000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और कई आतंकवादियों को हम लोगों ने मार गिराया। पाकिस्तान को इस युद्ध में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने भी बिल्कुल मना कर दिया कि भैया हम इस मैटर में और इंडिया के जो मिलिट्री ऑपरेशन है हम इसके बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो भी बिल्कुल इस तरीके से थे कि भैया नहीं, हमें तो लड़ना ही है। और नवाज शरीफ जो थे उन्होंने कहा कि जो बचे हुए मिलिटेंट्स है कि भैया आप लोग जो है इसको बिल्कुल जंग को रोको, और आप लोग जो एलओसी पे अपने पोजीशन, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिन जिन जगह पर आप लोग हो आप लोग वहाँ से वापस आ जाओ। कई आतंकवादियों को हमारी सेना ने मारा। वॉर को विड्रॉ करने के बाद भी जो लोग वहाँ पे डटे रहे, जो लोग छोड़ के नहीं जाने चाहते थे, जो लोग ये चाहते थे कि नहीं हम लोग तो लड़ेंगे वहीं रहेंगे, उन लोगों को हमारी देश की आर्मी ने मार कर भगाया। और फिर हमारा जो देश था, हमने वापस से जिन जगहों पर पाकिस्तानी सेना ने और आतंकवादियों ने कब्जा जमा लिया था, वापस से हमारी सेना ने बहुत वीरता से लड़ते हुए कई सिपाहियों की प्राणों की आहुति देकर वापस से अपने देश को उनके चुंगल से आज़ाद कराया।
पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा किया। 1999 के जनरल इलेक्शन जब हुए, जो कि कारगिल ऑपरेशंस के बिल्कुल बाद हुए थे, तो जो बीजेपी लेड एनडीए था, जो बीजेपी के द्वारा बनाया गया एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, उस समय पर 303 सीटें उन्हें मिली और एक अच्छी मजबूत सरकार उन्हें बनाने का मौका पहली बार मिला। तो 13 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दिसंबर 99 में, जैसे ही अक्टूबर 99 में सरकार बनी और दिसंबर 99 में इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी IC-814, जो कि काठमांडू से न्यू दिल्ली जा रही थी, उसे हाईजैक कर लिया गया 5 आतंकवादियों के द्वारा और वो उसे तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान, तब वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, वहाँ ले गए। हाईजैकर ने कई डिमांड रखी, कई अलग अलग टेररिस्ट को उन्होंने कहा कि इन आतंकवादियों को आज़ाद किया जाए, जिनमें से एक मसूद अजहर भी थे, ठीक है, उन्हें भी जेल से छोड़ा जाए। तो जसवंत सिंह, जो उस समय पे हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री थे, वो उन टेररिस्ट को लेकर अफगानिस्तान गए और उनके बदले जो पैसेंजर्स थे उनकी रिहाई करवाकर उन्हें वापस लाया गया। क्या रोकता था अटल बिहारी वाजपेयी को? अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी पूरी तरीके से जैसे लाल कृष्ण आडवाणी थे उस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी का एक वो ना रहा हो, बट कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का भी हमेशा ये स्टैंड रहा था कि देश यूनाइट होना चाहिए, देश के अंदर जो होना चाहिए एकता होना चाहिए। तो क्या रोकता था अटल बिहारी वाजपेयी को? हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक बार संसद में भी यही चीज़ कही थी कि कई फैसले हैं जो मैं लेना चाहता हूँ, बट ये गठबंधन की कुछ मजबूरियाँ हैं जो मुझे वो फैसले लेने से रोकती है। जैसे राम जन्मभूमि टेम्पल जो अयोध्या में बनाना था, वो आर्टिकल 370 जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, वो ख़त्म करना था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये होता है एक ऐसा प्रपोजल इंडिया में जिसमें ये फॉर्मुलेट किया जाए और ये इम्प्लीमेंट किया जाए कि जो पर्सनल लॉज हैं वो सारे सिटीजन्स पे अप्लाई होंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मतलब में भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए जो भी कानून है वो सबके लिए एक समान होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या फिर किसी भी अलग उससे आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए एक समान कानून होंगे। तो क्योंकि गठबंधन की सरकारों में हमेशा यही रहता है कि हर कोई अपनी रोटी सेकना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो सत्ता में बने रहें, तो सभी को खुश करने के लिए ये जो कहते हैं मतलब अपीजमेंट, द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, मतलब सबको खुश करने की जो राजनीति होती है, तो उसी कारण अटल बिहारी वाजपेयी मजबूर रहे और वो ये सब फैसले नहीं ले पाए। क्या कंट्रोवर्सीज हुई जिन्होंने उनके कार्यकाल को और मुश्किल बनाया? मार्च 2001 में जो तहलका ग्रुप था उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसे नाम दिया ऑपरेशन वेस्ट एंड, जिसमें दिखाया गया कि जो बीजेपी के उस समय के प्रेसिडेंट थे बंगारू लक्ष्मण, कई सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और कई एनडीए के जो मेंबर्स थे, वो जो जर्नलिस्ट थे, जो कि एजेंट्स और बिजनेसमैन बन के गए थे, उनसे उन्होंने मतलब रिश्वत लेते हुए उन लोगों का एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो सामने आया। जो डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनको फोर्स किया गया कि वो रिज़ाइन करे, क्योंकि उस समय पे एक बराक मिसाइल स्कैंडल भी हुआ था और उस समय पे जो था एक बहुत बड़ा मामला आया था कि कई हमारे सैनिकों की जो लाश थी वो मतलब बहुत शत विक्षत हालात में कारगिल से वापस आई थी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का जवाब देना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो 13 दिसंबर 2001 को फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 13 दिसंबर 2001 को हमारी पार्लियामेंट पर हमला कर दिया गया। तब जब वाजपेयी एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाए 2002 में। आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में वाजपेयी एडमिनिस्ट्रेशन लाया। इस एक्ट का जो एम था वो ये था कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जो पावर है वो बढ़ाई जाए, ताकि वो कोई भी अगर सस्पेक्ट हो तो उसे इन्वेस्टिगेट करें, उसके खिलाफ एक्शन ले सकें और उनकी जो पावर्स है वो बढ़ेगी, ताकि ये जो आतंकवादी हमले होते रहते कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसी जाए। वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कई डोमेस्टिक इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उन लोगों ने प्रेजेंट किए, जैसे कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें इनकरेज किया, गवर्नमेंटल जो वेस्ट था उसे रिड्यूस किया, रिसर्च और डेवलपमेंट को इनकरेज किया,
प्राइवेटाइजेशन किया कई गवर्नमेंट ओन कॉरपोरेशंस का जो उन्हें लगता था कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उन्होंने कई अच्छे अच्छे काम किए, बट कई काम ऐसे रहे कि जिन कामों के कारण वो उनकी जो महानता है वो आज भी जन जन के मन में जिंदा है। उनके जाने के बाद भी इतने सालों तक जो एक्टिव पॉलिटिक्स से उससे दूर रहने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी का जो क्रेज था वो कम नहीं हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिनमें से एक था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भारत में जो हाईवे थे उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि आप किसी भी गांव में चले जाएं तो शहरों को गांव से जोड़ने का जो काम था वो जितना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उस समय पे किया गया और शुरू किया गया था जिस लेवल पर, तो एक बहुत ही बड़ा एक मुश्किल टास्क था जिसे बहुत सराहनीय तरीके से वाजपेयी सरकार ने अंजाम दिया था। 2001 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया, जिसका एम था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स है वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो शैक्षिक गुणवत्ता है, उसे इम्प्रूव किया जाए। बीजेपी 2004 1999 से 2004 1999 से 2004 का जो टाइम रहा, जब 2004 के इलेक्शन हो रहे थे तो नोबडी एक्सपेक्टेड कि बीजेपी उस समय पर हार जाएगी। क्या कारण रहे कि उस समय पर बीजेपी हार गई? द एनडीए वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड टू रिटेन पावर आफ्टर द 2004 जनरल इलेक्शन। हर कोई यही मानता था कि एनडीए जो है वो 2004 जनरल इलेक्शन में वापस पावर में आएगी। उन्होंने पहले से इलेक्शन जो था वो शेड्यूल से 6 मंथ पहले ही अनाउंस करवाया, क्योंकि उस समय वो सोचते थे कि वो जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर रहे थे, जिस तरीके से वाजपेयी जी के जो इनिशिएटिव थे पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए, वो तो जो 13 लोकसभा थी उसको उसके टर्म के कंप्लीशन से पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया। और उस समय पर जो बीजेपी का एक कैंपेन था जो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च किया था, इंडिया शाइनिंग कैंपेन, उसमें कई एड्स दिखाए गए, कई उसमें विज्ञापन किए गए, जिसमें ये प्रोक्लेम किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है नेशन की वो अंडर द बीजेपी लेड एनडीए वो काफ़ी अच्छी रही और आने वाले समय में वो क्या क्या करने वाले हैं। बट बीजेपी उस समय सिर्फ 138 सीट ही जीत पाई, और जो एनडीए कोलाइशन था उन्होंने टोटल सिर्फ 185 सीट जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय पे सोनिया गांधी के अंडर में चुनाव लड़ी थी, वो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और उन्होंने 145 सीट जीती थी। और उस समय पे कांग्रेस और उनके जो साथी पार्टी थी उन लोगों ने मिलकर यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया और टोटल मिलाकर उनके पास 220 सीट्स हो गई और वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन दिसंबर 2005 में वाजपेयी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट संन्यास की घोषणा कर दी। मनमोहन सिंह जो कि उस समय प्रधानमंत्री रहे, उनके इस्तीफे के बाद 2004 के बाद जो सरकार बनी 10 साल तक यूपीए, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे। एक बार उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि वाजपेयी जी जो हैं वो भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह हैं। जैसे भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा, उनकी इच्छा के लिए सारा राज्य, सारा साम्राज्य छोड़ दिया था और पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का फैसला लिया था, उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपना सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और पूरे जीवन उन्होंने सिर्फ देश की और जन जन की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया था। वाजपेयी जी सारे जीवन कुंवारे रहे। उन्होंने उनकी जो एक बहुत पुरानी और अच्छी मित्र रही राजकुमारी कौल और उनके जो हस्बैंड थे बीएन कौल, उनकी बेटी नमिता भट्टाचार्य, उन्हें एडॉप्ट किया दत्तक पुत्री के रूप में और आखिरी तक ये जो उनका परिवार था वो उनके साथ रहा। वो एक काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे। उन्होंने हिंदी में कई कविताएं लिखी जो उनके कुछ बहुत अच्छे काव्य रहे। कविता के क्षेत्र में उन्होंने जो कई अच्छे अच्छे कार्य किए उनमें से एक है कैदी कविराज की कुंडलियाँ, एक कलेक्शन ऑफ पोएम जो उन्होंने 1975 से 1997 की इमरजेंसी के दौरान लिखा था। एक उनकी बहुत अच्छी जो वो रहा कलेक्शन पोएम का वो रहा अमर आग है। तो जिस तरह माना जाता है कि जो लेजेंड होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वे तो चले जाते हैं, बट उनकी जो आप कह सकते हैं उनके द्वारा जो वक्त के ऊपर अपनी छाप छोड़ी जाती है वो हमेशा जिंदा रहती है।
तो अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं नेताओं में से एक रहे कि वे तो चले गए बट आज भी उनकी जो छाप है वो भारतीय राजनीति पे परस्पर दस्तक देती रहती है कि बार बार उनका नाम, उनके द्वारा कहे गए शब्द आज भी लोगों को जब सुनने को मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जब भी जिस भी पद पर रहा, इस व्यक्ति ने सिर्फ देश हित और जनहित के बारे में ही सोचा। तो 2009 में स्ट्रोक के कारण वाजपेयी जी की जो बोलने की क्षमता थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। 11 जून 2018 को उन्हें काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में एम्स में भर्ती कराया गया और 16 अगस्त 2018 को 93 ईयर्स की एज में अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हो गई। उन्हें 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया था। जो नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो उन्होंने वाजपेयी जी का जो बर्थडे था 25 दिसंबर, उसे हर साल गुड गवर्नेंस डे के रूप में, स्वशासन दिवस के रूप में मनाने की पहल की। उसे 25 दिसंबर को अब हम लोग हर साल गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी टनल है अटल टनल रोहतांग में हिमाचल प्रदेश में, उसे भी अटल जी के नाम पे ही नाम दिया गया है। जो लेह मनाली हाईवे है उसका नाम भी, लेह मनाली हाईवे पे वो अटल जो टनल है अटल टनल, उसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो सारा जीवन है वो पूर्ण रूप से देश को ही समर्पित रहा। वे काफ़ी प्रतिभावान राजनेता भी रहे, कवि भी रहे। तो इस वीडियो का अंत हम एक उनकी पोएम से करना चाहते हैं जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी लगता है कि एक काफ़ी अच्छी पोएम है और कई बार वे भी कई सभाओं में इसे सुनाया करते थे कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि काफ़ी परिपक्व, काफ़ी प्रसिद्ध राजनेता रहे हमारे देश की राजनीति में, और उनके द्वारा किए गए कार्य आने वाली जो कई हमारी जनरेशन से जो कई पीढ़ियां हैं वे भी याद रखेगी। तो उन्हें सत सत नमन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच।